जब हम आसमान की जानिब देखते हैं तो हमें लाखों और करोड़ों सितारे और सितारे नज़र आते हैं। ये सितारे रात को रोशनी का सबब बनते हैं, लेकिन शाम के वक़्त एक सितारा सबसे पहले तलू होता है और रात के वक़्त ये सितारा या सियारा सबसे ज़्यादा वाज़ेह और इसकी रोशनी भी सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स के बारे में, जिसे दी रेड प्लैनेट, मरीख या मंगल के नाम से भी जाना जाता है। मैं हूं आपका होस्ट साद अशरफ और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि डेली ऐसे फैक्ट्स आप तक पहुंचते रहें और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। द रेड प्लैनेट निज़ाम शमसी में चौथे नंबर पर आने वाला सियारा है। ये ज़मीन के 0.11% मास का हिस्सा बनाता है। दुनिया में इसको सबसे पहले 2 मिलियन कबल मसीह में इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा था। ये सूरज के बाद चौथे नंबर होने के साथ साथ निज़ाम शमसी का दूसरा सबसे छोटा सियारा भी है। इसको रोमन गॉड ऑफ वार के नाम पर नाम दिया गया और मार्स इसका नाम पड़ा। इसके एटमॉस्फेयर ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल है और ज़्यादातर इसके अंदर CO2 पाई जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ज़मीन की तरह एक चांद नहीं बल्कि 2 चांद हैं। एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डियोमोस है। इसको 1877 में एज़फ हॉल ने डिस्कवर किया था। ये चांद दरअसल कुछ साइंसदानों के मुताबिक असल में इसके अपने चांद नहीं हैं, बल्कि ये कुछ एस्टेरॉयड्स हैं, लेकिन इनकी खसियत भी एस्टेरॉयड के साथ ही मिलती है। लेकिन मरीख ने अपने कुव्वत सकल यानी ग्रेविटी के ज़रिए इनको अपनी जानब खींच लिया और अपने इर्द गिर्द हरकत करने पर मजबूर कर दिया। इनमें फोबोस सबसे बड़ा है, जो उम्र में कम है। साइंसदानों के मुताबिक अगले 20 से 50 मिलियन सालों के अंदर अंदर फोबोस टूट कर तबाह हो जाएगा और ये ग्रेविटी की फोर्सेस से टूटेगा। मरीख अपने ऑर्बिटल के गिर्द एक चक्कर 687 दिनों में पूरा करता है, यानी करीबन 200 मिनी सालों के बराबर इसका एक साल होता है। इसकी ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी के निस्बत सिर्फ 37% है, यानी अगर हम मरीख के ऊपर जाकर जंप लगाएंगे तो हम 3 गुना ज़्यादा बड़ा जंप लगा सकेंगे। हैरानी की बात यह है कि इसका और ज़मीन का लैंड मास बिल्कुल सेम है, लेकिन ये मरीख ज़मीन के लिहाज से सिर्फ 0.11% है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसका और ज़मीन का लैंड मास सेम हो? दरअसल वजह यह है कि ज़मीन का लैंड मास ज़्यादातर पानी से घिरा हुआ है और ज़मीन के 3 हिस्से सिर्फ पानी पर मुश्तमिल हैं, जबकि मरीख के ऊपर पानी बहुत कम है, या तो है ही नहीं, अगर है भी तो आइस की यानी जमे हुए शक्ल में मौजूद है। इंसान हमेशा से मुतजस्सिस रहा है और इंसान ने चांद की तरह मरीख के ऊपर भी बहुत से मिशंस भेजे हैं। इन मिशंस की कुल तादाद 40 है, जिनमें सिर्फ 18 ही सक्सेसफुल रहे हैं। आखिरी कामयाब मिशन 24 सितंबर 2014 को इंडिया की जानिब से भेजा गया था। यह इंडिया के अदारे इसरो की जानिब से भेजा गया और इसको MOM मंगलयान ऑर्बिटर का नाम दिया गया। सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले गर्द के सबसे बड़े गुबार इसी के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा सख्त मौसम पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये ओवल शेप है और सूरज की जानिब दीगर सियारों से ज्यादा इसका ओवल झुकाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्द के गुबार सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर मौसम भी ज्यादा सख्त होते हैं। मार्स को पहले कुछ साइंसदान एक चांद के तौर पर देखते थे। कुछ साइंसदान समझते थे कि इसकी सरफेस और इसका मास चांद की तरह का है, जबकि बाद में नवंबर 1971 में यह नजरिया खत्म हो गया, क्योंकि जब नासा ने अपने मिशन के जरिए ये बात कंफर्म कर दी कि ये एक सियारा है और इसके अपने 2 चांद भी मौजूद हैं। एक मज़ेदार बात यह भी है कि हमें जो सूरज ज़मीन पर पूरा नज़र आता है, मार्स पर हमें इसका आधे साइज़ का सूरज नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि ये सूरज से ज़मीन की बनिस्बत ज़्यादा दूर है और इसके इक्वेटर से सूरज को देखा जाए तो सूरज का कतर छोटा मालूम होगा। एक फन फैक्ट और मज़ेदार बात यह भी है कि साइंसदानों को ज़मीन के ऊपर मरीख के टुकड़े मिले हैं और ये मरीख के टुकड़े शहाब साकिब के ज़रिए ज़मीन तक पहुँचे हैं।
और इन टुकड़ों के जरिए से ही साइंसदानों को मरीख पर मिशन भेजने में बहुत ज्यादा आसानी हुई है। कहा जाता है कि आज से सदियों पहले मार्स के ऊपर बहुत ज्यादा पानी मौजूद था और अपनी असल हालत में मौजूद था, लेकिन आज भी कुछ साइंसदानों का मानना है और नासा के भेजे गए रिसेंट मिशंस के मुताबिक मार्स के इक्वेटर्स पर जमा हुआ पानी बर्फ की शक्ल में मौजूद है। ये CO2 भी जमी हुई हो सकती है, लेकिन बाद साइंसदान इस बात का नजरिया रखते हैं कि ये पानी ही है। और इस बात का सबूत वो इस तरह देते हैं कि जब मरीखी पहाड़ियों का गौर से तज्जिया किया जाए तो उनके दरमियान स्ट्रैप्स या काली डोरियां नजर आती हैं जो पानी को जाहिर करती हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि सियारा अतारद की तरह मरीख के गिर्द भी एक रिंग की शक्ल का गर्द का गोला बन जाएगा। मरीख का एक चांद फोबोस खुद ब खुद ग्रेविटी की वजह से टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो साइंसदानों का मानना है कि ये जब ख़त्म होगा तो ग्रेविटी की वजह से इसके टुकड़े इस कदर बारीक हो जाएंगे कि वो गुबार की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो गुबार इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग पड़ेगा जो 100 मिलियन साल तक चक्कर लगाता रहेगा। मरीख का टेम्परेचर ज़मीन के टेम्परेचर से निस्बतन कम है। यहाँ पे तकरीबन औसतन दर्जा हरारत -153 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये छोटा सियारा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर निज़ाम शमसी के सबसे बड़े पहाड़ और पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इनकी रेंज 21 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतिशफ़शां पहाड़ भी मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से आतिशफ़शां पहाड़ बढ़ते चले जाते हैं और बगैर टूटे वो अपनी लेंथ में इजाफा करते जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला आतिशफ़शां या वोल्केनो जो कि 600 किलोमीटर चौड़ा और 27 किलोमीटर ऊंचा है। कोई भी इंसान अभी तक मार्स तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुआ। इंसान ने मशीन ज़रूर भेजी हैं, लेकिन इंसान खुद यहाँ पर जाने के काबिल नहीं हो सका। अगर कोई भी इंसान गैर महफूज आलात और दीगर हिफाजती तदाबीर के बगैर मार्स पर चला जाएगा तो उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा और वह किसी भी वक्त मारा जा सकता है। उसकी वजूहात ये हैं कि वहाँ पर एक तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है जो इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरा, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है जो कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% बनाता है और हवा का प्रेशर ना होने की वजह से वहाँ पर इंसान के लिए टिकना या खड़ा रहना तकरीबन नामुमकिन है। अगर इंसान किसी तरह वहाँ पर खड़ा हो भी जाए, प्रेशर को कंट्रोल कर भी ले, तो सांस लेना इंसान के लिए तीसरा सबसे बड़ा मसला है। दरअसल बात इस तरह है कि मरीख के 95% एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। इसके अलावा 3% नाइट्रोजन और 1.5% आर्गोन मौजूद है। बाकी एलिमेंट्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं, जो जिंदगी का निशान है और इंसान को सांस लेने के लिए वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर किसी तरह इंसान मार्स के ऊपर रहना भी शुरू कर दे और इसके ऊपर जिंदा भी बच जाए तो उसके बाद हम इस पर खुराक किस तरह हासिल करेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो मार्स के लिए उठाया जाता है। मार्स के ऊपर खुराक उगाने के लिए ना तो मिट्टी मौजूद है, ना ऑक्सीजन और ना ही पानी की असल हालत। तो फिर हम किस तरह खुराक उगाएंगे? साइंसदान अभी तक इस पर काम कर रहे हैं और कुछ साइंसदानों के मुताबिक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एल्गी के कुछ ऐसे ज़र्रात को वहाँ पर भेजा जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं तो वो वहाँ जाकर अपनी कॉलोनीज के ज़रिए लाइफ यानी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। मार्स हमें लाल रंग का नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर बहुत सारी गुबार मौजूद है जो कि गुबार लाल रंग के ज़र्रात से मिलकर बनी है। इसी वजह से हमें मार्स का रंग भी लाल ही नज़र आता है, जबकि मार्स का आसमान भी लाल ही रहता है ज़्यादातर दिन के औकात में, जबकि सुबह के वक़्त यानी डॉन के वक़्त और शाम के वक़्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब गर्द के कम होने की वजह से इसका आसमान नीला भी नज़र आता है। इंसान अभी तक अपनी कोशिशों में लगा हुआ है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले चंद सालों में एक इंसानी मिशन मार्स तक भेजा जाएगा। वहाँ पर जाकर इंसान अपनी कॉलोनीज बसाएंगे और महफूज आलात के साथ और महफूज सूट्स पहनकर वहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उम्मीद है कि इंसान जल्द ही मार्स को भी फतह कर लेगा और अपनी कामयाबी के झंडे उधर भी गाड़ेगा। तो ये थे कुछ फैक्ट्स मार्स के बारे में। आप अपना पसंदीदा फैक्ट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
امید ہے ہمیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ملتے ہیں دی ورڈ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے فیکٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔